Sir, you know what is the means average budget of the customer or clients means नहीं, like एवरेज एवरेज बजट ऐसा हम लोग को पता नहीं चलता है, बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं, देयर माइट पॉसिबल कि कोई कोई क्लाइंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत बेसिक वेबसाइट के लिए आ रहे हैं, कि उनको खाली अपना अपना जो प्रोजेक्ट है वो खाली वो प्रोजेक्ट बताने के लिए ही वेबसाइट रिक्वायर्ड है, कि अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना है, देन क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए वैसा बेसिक वेबसाइट बनाना है। सो इट इट कॉस्ट लाइक 15,000 और 20,000 समथिंग। लेकिन अगर वो जितना चीज़ें जितने मॉड्यूल्स ऐड करते जाएंगे उसके हिसाब से इट डिफर्स। सो मेनली अगर कोई कॉलेजेस जो है, कॉलेजेस के बजट मिनिमम बजट 3 to 4 लाख 5 लाख का होना ही चाहिए, बिकॉज उतनी चीज़ें तो आएंगे। बिकॉज कोई भी कॉलेज अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो कॉलेज में एटलीस्ट वील फाइंड 3 to 4 थाउजेंड स्टूडेंट्स। अगर हम लोग डिग्री, जूनियर कॉलेज, एडेड नॉन एडेड सेक्शन सब कुछ अगर कवर करें तो इतने स्टूडेंट तो एक साल में आते ही है। 3,000 स्टूडेंट्स तो हम लोग आराम से अज्यूम कर सकते हैं, या चलो 2,000 स्टूडेंट्स पकड़ो। तो उनका उतने स्टूडेंट्स का अगर हम लोग इवेंट डेटा, एडमिशन डिटेल, फीस, डिफ़ॉल्ट, ये सब अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, या इसमें से कितनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो बजट जो है वो ऊपर नीचे होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आगे हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कोई एक सॉफ्टवेयर एक साथ पूरा नहीं बन जाता है, वो लेयर्स में बनता है। लेयर्स का मतलब है कि ओके, पहले हम लोगों ने कोई एक पार्ट बनाया, उसके बाद सेकेंड पार्ट बनाया, देन थर्ड पार्ट बनाया, और धीरे 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 वो हम लोग बनाते जाते हैं। वैसे क्लाइंट साइड पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, एंड क्लाइंट कीप ऑन यूजिंग दोज पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। और वो उसके साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे के जो नए पार्ट्स जो बनाएंगे उसको हम लोग वो वे में मॉडिफाई या ज़्यादा कस्टमाइज करने की ट्राई करेंगे। सो आपका सॉफ्टवेयर जो हम लोग अगर बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद में जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना हम लोग का आज का लेक्चर, तो आपको मुझे फिर आंसर करना है। ओके, सो ध्यान से सुनना। वी हैव जब भी अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो हम लोग डिवाइड करते हैं उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बेसिस पे। सो कोई एक सॉफ्टवेयर के अंदर मॉड्यूल डिवीजन कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव कॉलेज सॉफ्टवेयर, तो कॉलेज सॉफ्टवेयर में अ, एक पूरा सॉफ्टवेयर है, एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं बना सकते। अगर वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसका बजट ही अगर 15-20 लैक्स का है या उससे भी ज़्यादा है, लाइक आप देखो कि मिठी भाई कॉलेज जो है, NMIMS जो है, उनका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ही 1 to 2 करोड़ के आसपास है। सैप सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया। सो लैक्स में भी नहीं है, वो करोर्स में है, और उसका मेंटेनेंस ही मंथली बेसिस पे आपको लैक्स ऑफ अमाउंट उसमें जाता है, और उसके सामने उनको उतना प्रॉफिट भी होता है। तो जब अगर हम लोग ऐसा कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो वो एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। अगर 10-15 लाख का बजट का भी अगर मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ तो एक साथ पूरा वो सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बनेगा। मतलब आपको सॉफ्टवेयर को डिवाइड करना है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, और एक एक मॉड्यूल, एक एक पार्ट आपका सॉफ्टवेयर का बनते जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट बन गया, मैंने वो क्लाइंट को बताया, क्लाइंट उसको यूज़ कर रहा है। जब तक वो उसको यूज़ करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करेगा, वेदर द क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल विद दैट पार्ट और नॉट। जब तक वो उसको टेस्ट करता है, जब तक वो उसको एक्सपीरियंस करता है, तब तक हम लोग सेकेंड पार्ट पे वर्क करेंगे। सेकेंड पार्ट बन गया तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग के दो पार्ट्स बन गए। फिर ये दोनों पार्ट क्लाइंट यूज़ कर रहा है, उतने टाइम में हम लोग थर्ड पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे। देन जैसे ही थर्ड पार्ट बन गया तो 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट कंबाइन होकर क्लाइंट के पास वो जाएगा। देन सेम वे फोर्थ फिफ्थ जितने भी पार्ट्स रहेंगे वो हम लोग 1 by 1 बनाते जाएंगे। अब मैंने ये तो बता दिया कि आप सॉफ्टवेयर को पार्ट बाय पार्ट बना सकते हो। लाइक हम लोगों ने एक थंब रूल पढ़ा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम एट वंस। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम एट वंस, डिवाइड दैट प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व दोज स्मॉल प्रॉब्लम 1 by 1। तो ये सेम चीज होता है कि आप बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ बनाने के बदले आप बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब वो छोटा छोटा पार्ट 1 by 1 बनाना बहुत सिंपल हो जाता है हम लोग के लिए, डेवलपर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, हर किसी के लिए। और क्लाइंट को ये छोटा पार्ट समझना भी ईजी हो जाता है। अब प्रोजेक्ट डिवीजन कैसे होगा? तो अगर मैं कॉलेज सॉफ्टवेयर का अगर एग्जांपल लेता हूँ तो हम लोग के पास सपोज
सॉरी, कितने कितने टाइप के अलग अलग यूजर्स वो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने वाले हैं, उतना पार्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर को डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनो, कितने टाइप के यूजर्स मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने वाले, उतने पार्ट में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड करेंगे, और आई कैन से उतने मॉड्यूल्स में अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करूंगा। और ये जो यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर पे इंटरैक्ट करने वाला है, आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, ये जो अलग अलग यूजर्स है ना, इनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। वर्ड याद रखना, टेक्निकल वर्ड, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है ऑल द पीपल जो डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ स्टेक होल्डर्स के अंदर आता है। सो अभी इसमें से ये स्टेक होल्डर्स में से मैं वो वाले खाली स्टेक होल्डर्स को अलग करूंगा जो मेरे सॉफ्टवेयर पे लॉग इन करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ कमांड देंगे। सो अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर अगर है तो उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि ओके, उसके ऊपर स्टूडेंट रिलेटेड कुछ टास्क हो सकता है, प्रोफेसर रिलेटेड कुछ टास्क हो सकता है, दैट इज टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ आ सकता है, HOD हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है। सो अब देखो, मुझे अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर को डिवाइड करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक मेरा टाइप का जो यूजर होगा वो कौन होगा, स्टूडेंट होगा। तो सबसे पहला मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट का जो मॉड्यूल है उसमें सबसे पहला मॉड्यूल में कौन आएगा, ओके मैं आपको लिख के बताता हूँ। ओके, सो देखो, फॉर आवर कॉलेज सिस्टम और सॉफ्टवेयर वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स बोलते हैं, मॉड्यूल्स मतलब पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। अब कितने टाइप के यूजर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूजर्स गोइंग टू इंटरैक्ट विथ योर सॉफ्टवेयर, दैट मैनी मॉड्यूल्स विल ऐड। ठीक है, तो जितने टाइप के यूजर्स आपके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेंगे उतने टाइप के मॉड्यूल्स हम लोग डालेंगे यहाँ पे। अब जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो समझ लेना। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट सपोज यूजर्स आर गोइंग टू, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इंटरैक्ट। ठीक है, सो फॉर स्टूडेंट्स वी हैव फर्स्ट स्टूडेंट्स मॉड्यूल। मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है, कॉलेज सॉफ्टवेयर जो है, उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा रहेगा, स्टूडेंट मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड वी हैव प्रोफेसर, और in short I can write teaching staff module. Okay, then third we can have non teaching staff module. Fourth we have is principal module. देन उसके बाद में स्टूडेंट आ गया, टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल आ गए, और कौन बचा अभी, ठीक है कोई नहीं बचा, चलेगा। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल को अभी आप वापस सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। याद रखो, ये वे में डिवीजन चलता है, ये वे में रिक्वायरमेंट गैदरिंग चलता है। सो इन स्टूडेंट सपोज वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो उसके अंदर आई कैन से 1.1 we have degree college student, and 1.2 junior college student. Then again in 1.1.1 we have science students, sorry junior college में आएगा ये डिवीजन। In junior college we can have 1.2.1 science student, then 1.2.2 commerce student, then 1.2.3 art students. In degree 1.1.1 साइंस में सपोज वी हैव BSc
CS स्टूडेंट्स जिनका कुछ अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, देन 1.1.2 BSc IT, then 1.1.3 we have BCom, 1.1.4 we have BMM, and it goes on. Same way in staff also we have to divide our module. 2.1 degree staff and 2.2 जूनियर स्टाफ. सेम वे टीचिंग में भी हम लोग के पास थोड़े अकाउंट्स वाले रहेंगे, अकाउंट स्टाफ, थोड़े हम लोगों के एग्जाम डिपार्टमेंट वाले हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं. देन प्रिंसिपल, इफ कॉलेज के पास एक ही प्रिंसिपल है देन इट्स फाइन, एल्स वी माइट हैव टू प्रिंसिपल्स. 4.1 that is degree college principal and 4.2 होगा आपका कॉलेज प्रिंसिपल. ठीक है. सो आप देखो अभी एक जो कॉलेज सॉफ्टवेयर है इसको मैंने कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. ये जो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है ये डिवीजन के बेस के ऊपर आपके अलग अलग डिजाइन्स बनेंगे. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का एक कॉलेज सॉफ्टवेयर है लेकिन जब कंप्लीट हम लोग उसको बनाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे उसके. सो अगर कॉलेज सिस्टम अगर है कितने डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. और याद रखो आप अगर एक सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में डिवाइड करना अगर सीख जाते हो तो आपको वो सॉफ्टवेयर बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है. ठीक है. सो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने मेरे सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया ना तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जो हम लोग गूगल फॉर्म शेयर करने वाले थे तो यहाँ पे मुझे इसके थ्रू इजीली पता चलेगा कि कितने गूगल फॉर्म्स मुझे बनाने पड़ेंगे और वो मैं किसके साथ शेयर करूँगा. तो सपोज वी हैव स्टूडेंट्स में डिग्री कॉलेज स्टूडेंट है तो मैं क्या करूँगा, BSc CS के जो हम लोग के हेड ऑफ स्टूडेंट्स कोई तो रहेंगे जो कमिटी में रहेंगे, जो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, थोड़े कोई टॉपर्स रहेंगे जो एक्चुअल में कॉलेज का सिस्टम समझते हैं या कॉलेज के साथ वो काम कर रहे हैं, कोई इवेंट्स में काम कर रहे हैं या कॉलेज का जो कोई दूसरा प्रोसेस है उसमें काम कर रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे. सो सपोज 3 to 5 स्टूडेंट्स, चलो 2000 स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में रहेंगे तो 5 स्टूडेंट्स मैंने CS में से लिए, 5 IT में से लिए. बीकॉम में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स मैं यहाँ से लूँगा, देन 5-10 स्टूडेंट्स BMM से लूँगा. ये सबके साथ मैं अपना गूगल फॉर्म शेयर करूँगा और उनके कितने कॉमन आंसर्स आते हैं, मतलब ये सारे स्टूडेंट्स कितने कॉमन फीचर्स मुझे बता रहे हैं और अपने साइड से कितने यूनिक बता रहे हैं. तो वो जो यूनिक बता रहे हैं वो अगर काम किया है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए मैं छोड़ दूंगा. बाकी उन्होंने जो कॉमन बताया ना उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा. ठीक है. सेम वे जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स पे भी मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करूँगा, गूगल फॉर्म शेयर करूँगा, उनके इनपुट्स लूँगा. बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स जो है उनके रिक्वायरमेंट कॉमर्स से अलग हो सकते हैं, आर्ट्स के वापस कुछ अलग हो सकते हैं. दे डिमांड समथिंग एल्स बिकॉज उनका स्टडी पैटर्न अलग है. द वे दे थिंक और द वे दे वांट समथिंग दैट्स डिफरेंट. साइंस स्टूडेंट दे कैन इजीली हैंडल टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज वो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहते. तो दे विल थिंक कि ओके हम लोग के पास जो सॉफ्टवेयर होगा वो इतना यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे एक ही ऑप्शन से हम लोग अपना अटेंडेंस चेक कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो यूज़र फ्रेंडलीनेस कितना होगा वो आपको कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स का जब आप फीडबैक लोगे या रिक्वायरमेंट्स देखोगे तो आपको तब से पता चलेगा. सेम वे स्टाफ में भी वी हैव डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज स्टाफ. वापस इसमें भी आप अगर देखेंगे तो डिवीजन आएंगे. कैसे आएंगे? 2.1.1 वी हैव IT स्टाफ, IT एंड CS स्टाफ कंबाइन करते हैं हम लोग. देन 2.1.2 जिसमें हम लोगों के कॉमर्स वाले जो स्टाफ है वो आ सकते हैं और बाकी के हम लोग वैसे सब डिवाइड कर सकते हैं. सेम में जूनियर कॉलेज में भी होगा और उसके जो मेन जो HOD कोई होंगे ना जो सालों से वो कॉलेज के साथ लिंक्ड है, जो सालों से यूनिवर्सिटी के
बोर्ड्स के अलग अलग पैटर्न समझते हैं, वर्क करते हैं, वैसे स्टाफ के साथ हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सेम वे नॉन टीचिंग स्टाफ में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, बिकॉज ओवरऑल कॉलेज पे क्या चल रहा है वो सब वो ऐड करने वाले, वो खुद से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। सो उनके मॉड्यूल में हम लोग सिंपली उनसे पूछ लेंगे, ज़्यादा यहाँ पे उनका इंटरेक्शन नहीं होगा। उनको ओवरऑल कितना एडमिशन्स हुए, ये साल का बीएससी आईटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, एवरेज परसेंटेज क्या था, कौन से स्टाफ न्यू ज्वाइन हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, सैलरी कैसा गया नहीं गया, वो सब इनको ओवरऑल ऊपर से दिखेगा। तो ज़्यादा कुछ प्रिंसिपल मॉड्यूल में नहीं रहेगा, एवरेज रिपोर्ट्स उनको मिलते रहेंगे। तो इनका इंटरव्यू हम लोग खाली, हाँ, हम लोग उनके पास से जो उनके ओवरऑल जो रिव्यूज़ है वो ले लेंगे, उनके ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेंगे। लेकिन मेनली हम लोग को जो काम करना है, जो वर्क करना है, वो ये वाले जो बाकी के जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स है इनके साथ करना है काम, इनके साथ डील करना है। बिकॉज अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेस होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी 3000 4000 5000 स्टूडेंट्स, और दे माइट बी इवन मोर। तो वो लोग अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, देन ओनली आपका सॉफ्टवेयर सक्सेस होगा। अगर वो आके अगर बोलते हैं ना कि हम लोगों को डिफिकल्ट पड़ रहा है, देन दैट्स अ बिगेस्ट फेलियर फॉर योर सॉफ्टवेयर। सेम वे वी हैव जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स कंबाइन, अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद स्टाफ है। सो अब देखो हम लोग के पास टीचिंग स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ जो है वो लिमिटेड है। सो ये लोग आप अगर सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट भी बनाएंगे तो आईटी सीएस वाले जो है दे ऑफन इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, तो वो तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये नॉन आईटी लोग अगर आपके सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाते हैं ना, दैट मीन्स योर सॉफ्टवेयर इज दैट यूजर फ्रेंडली as well as this teaching staff। अब teaching staff में देखो there are many people who are already using some or the other account software या exam software। तो आपको यहाँ पे again क्या follow करना पड़ेगा, we supposed to follow the legacy of this softwares। so I hope एक basic idea clear है सबको। जल्दी से नोट कर लेना ये पूरा, मैं ओपन रख रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। क्या बोल रहे हो आप, सॉरी क्या बोल रहे हो आप? This software which you had told, means explained to us, हाँ, the software is related to students or it is for entire college? Means a degree college, junior, and then हम, या द principal वे and वी all. डिस्कस्ड इट, इट्स फॉर द एंटायर कॉलेज, राइट? बिकॉज अगर Yeah. कॉलेज अगर बन रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने कितने स्टेक होल्डर्स को ऐड किया, स्टूडेंट्स को भी ऐड किया, टीचिंग स्टाफ को ऐड किया, नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड किया, प्रिंसिपल को ऐड किया। सो आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा मेनली उसके 4 पार्ट बन रहे हैं, और अभी कॉलेज में और कोई बचा ही नहीं ना, हर किसी को हम लोगों ने इंक्लूड कर ही दिया है वन और दी अदर वे, तो पूरे कॉलेज के लिए बनेगा। और सॉफ्टवेयर डिवीजन हम लोगों को समझ में आ गया, और वो डिवीजन के अंदर भी सब डिविजन्स होंगे। और ये सब डिवीजन जब आप इजीली समझ पाओगे और उसके लिए अलग से जब आप अपने टीम्स अपॉइंट कर पाओगे, तब जाके एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आप इजीली बना सकते हो। रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर आपने गैदर किए हैं, डिजाइनिंग प्रॉपर आपको मिला है, और डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग के मल्टीपल डेवलपमेंट टीम्स काम करेंगे। वी हैव वन टीम ऑफ डेवलपर हु इज गोइंग टू ओनली फोकस ऑन स्टूडेंट मॉड्यूल। We have another development team who's only going to focus we have another developer team who's going to focus only on a teaching staff। एक हम लोगों का हो सकता है जो नॉन टीचिंग स्टाफ पे होगा, एंड प्रिंसिपल दो सबसे छोटा वाला मॉड्यूल बनेगा जिसपे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। So, sir, stakeholders are the divisions which you had made. नहीं नहीं, स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जो भी लोग आपके प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व है ना, वो सारे स्टेक होल्डर्स है। Yes, sir. जो भी लोग, टेक्निकल The नॉन people who टेक्निकल, are. या सो अगर जो भी लोग आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, डिज़ाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे स्टेक होल्डर कैटेगरी में आएंगे। सो अगर डिज़ाइनर्स है, डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सनस है, स्टूडेंट्स जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, प्रोफेसर्स जो यूज़ करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूज़ करेगा, प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, Okay, sir. हाँ। सो आई होप डिवीजन सबको समझ में आया। अभी अगर हम लोग आगे अगर पॉइंट्स पे अगर बात करेंगे तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा हम लोग कैसे बात कर रहे Sir, please scroll up. You have to let us write. हैं। या नोट कर लो जल्दी से,
जल्दी से नोट करते जाओ। राइट, Yes, sir. हो गया ना? ओके, ठीक है। सो आई होप एटलीस्ट नाउ एवरीवन इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ऑफ मॉड्यूल्स। तो अगर आप कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको मॉड्यूल में अगर डिवाइड करना है, सो आप ये वे में सोच सकते हो, ठीक है। सो इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप के यूजर्स उस पर वर्क करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे सिर्फ एक पर्सन से बात नहीं करना है, और स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी सिर्फ एक स्टूडेंट को लगता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे हम लोगों को पता नहीं चलेगा, उससे गारंटी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कैसे फंक्शंस दे आर एक्सपेक्टिंग। सो उसके लिए भी आपको कम से कम 20-30 स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, और उनके जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है ना उनके ऊपर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। नाउ आई होप सबने नोट किया है कैसे मैंने मॉड्यूल डिवीजन किया था। इसके ऊपर नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई एक दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और उसके मॉड्यूल डिवीजन सब मॉड्यूल्स कैसे रहेंगे ये आपको मुझे बताना है। बिकॉज अगर आपको मॉड्यूल डिवीजन आया तो उसके बाद में हम लोग उसके रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी होगा, उसके बाद ये मॉड्यूल्स और जो सब मॉड्यूल्स है उसके डिजाइंस बनेंगे, टेक्निकल डिजाइंस, डेटाबेस डिजाइन, ईआर डायग्राम्स, उसके क्लास डायग्राम्स और बाकी के टेक्निकल डिजाइन्स बनेंगे। और उसके बाद वो जो मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स के हम लोगों ने जो डिजाइन्स बनाया उसका 1 बाय 1 डेवलपमेंट चलेगा। तो मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल्स और उसके सब मॉड्यूल्स, एज यू कैन सी हियर इन दिस नोटपैड वाला पार्ट, एज यू कैन सी हम लोगों के पास इन टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज, ये देखो ये हम लोग का एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, उसका सब मॉड्यूल, वी हैव 2 सब मॉड्यूल्स हियर, एक डिग्री कॉलेज एक जूनियर कॉलेज, और ये सब मॉड्यूल्स के वापस वी हैव दिस सब मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट जो चालू करना है वो जूनियर कॉलेज के लिए आप करोगे, जिसपे वापस 3 सब डिजाइन्स बनेंगे, मतलब डिजाइन्स, एक आपका ओवरऑल डिजाइन रहेगा पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए, उसके बाद आपके वापस उसके अंदर डिजाइन्स बनेंगे कंप्लीटली, 1 फॉर डिग्री कॉलेज 1 फॉर जूनियर, और डिग्री के अंदर फिर वापस हम लोगों के छोटे छोटे डिजाइन्स बनेंगे स्पेशली फॉर BSc IT CS BCom BMM। सेम वे जूनियर के लिए हम लोगों के वापस अलग से सब डिजाइन्स बनेंगे। सो सिर्फ एक डिजाइन से आपका काम नहीं चलेगा, रिमेंबर वी हैव मल्टी डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स रहेंगे, रिक्वायरमेंट अलग अलग गैदर होगा, और ये आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अलग से मेंशन होगा। टेस्टिंग, कोडिंग, सॉरी कोडिंग के लिए भी अलग से हम लोग टीम्स अपॉइंट करेंगे जो सिर्फ डिग्री कॉलेज मॉड्यूल बना रहे, या फिर एक ही टीम होगा जो पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल बना रहा है, और फिर वो जो टीम है डेवलपमेंट टीम वो खुद को ही वापस सब डिवाइड करेगा, जिसमें से आधा टीम जो है वो डिग्री कॉलेज वाले मॉड्यूल के ऊपर फोकस करेगा, आधा टीम जूनियर कॉलेज वाले मॉड्यूल के ऊपर फोकस करेगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन, ओके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ जिसका आपको मॉड्यूल डिवीजन मुझे करके बताना है। ओके गाइज, सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू वन लिंक जिसका आपको मॉड्यूल डिवीजन मुझे करके बताना है, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, टैब भी शेयर कर रहा हूँ मैं। सो आप मुझे उसका मॉड्यूल डिवीजन करके बताएंगे कितने मॉड्यूल्स आएंगे, व्हाट डू यू थिंक, एक डिटेलिंग आपको करके बताना है, और उसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है आपके पास। सो आई विल गिव यू 15 minutes टाइम टू कंप्लीट दिस पार्ट। जस्ट गो चेक देयर वेबसाइट, और उसके ऊपर आपको क्या लगता है, वेबसाइट चेक करके आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड। सो देखो ये हम लोगों के पास ये होटल है, ठीक है। अब ये होटल के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, और आपको अगर इसको मॉड्यूल डिवीजन अगर करना है तो कैसे करोगे। यू आर फ्री टू साइन इन, यू आर फ्री टू लॉग इन, वो देख के बाद में आप अपने हिसाब से एक डिज़ाइन बना के बता सकते हो। लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जल्दी से ट्राई करो। टिल 2 o'clock आई वॉन्ट अ डिटेल आंसर। आप जो भी कुछ मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल का डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे
उसका फोटो उसका आप अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट चैट में डाल दो, अगर आप बुक से कर रहे हो तो उसका फोटो डालो चैट में। ठीक है, आपके पास चैटिंग में ऑप्शन है वेयर यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। देखो मैं अगर यहाँ पे अगर एक स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अटैचमेंट का ऑप्शन एक सेकेंड गाइस, सीरियसली करके बताना मुझे, बिकॉज हम लोग जितना इंटरेक्ट करेंगे आपको फाइनल या प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा, और मुझे भी प्रॉपरली समझेगा कि आपको कितने आइडियाज़ मिल रहे हैं जो वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बेस पे। ट्राई करो जल्दी से। हाँ, यू हैव 15 मिनट्स। ખાધું છે મને બધી ભૂખ નથી એટલી. તારા પાસે ઊંઘવા માંડ્યો તો શું આપણે પરવાનું માંગે ખાવાનું ને ને સમજો એમ વાત જશે પછી હા કોનાથી ઉઠવાનું આવીએ આવીએ આજી મંદિર એ કાંઈ નહીં हाँ राकेश भाई, એ કાંઈ નહીં हेलो। हाँ मैं જુઓ ને તમને ઓલા જો પટિયાલાનું છે ને જે 16 તારીખનું હુવા એનું ઓલા ડૉક્ટરે મને લખીને આપેલી ડિટેલ છે, મેં તમને મોકલાવી છે। તો એકચ્યુઅલી એ લોકોને હમણાં થોડુંક ટાઈમમાં એ ફ્લાયર જોતું હતું કે આઈસીઓજી પોઈન્ટ્સ માટે એ લોકોએ અપ્લાય કરવું છે, તો એની પછી ઓલા ફ્લાયર પર નાખે ને 1 પોઈન્ટ 2 પોઈન્ટ મળશે, તો એની માટે એ લોકોને જોતું હતું। તો તમે આમાં જે ડૉક્ટર બીજું એક ફ્લાયરનો એણે ફોટો મોકલાવ્યો છે મને, એમાં ડૉક્ટર નીના મલ્હોત્રાનો ફોટો છે, બીજે ક્યાંયથી મળ્યો નહીં, તો એમાંથી લઈને નાખી દો ને। હા, અને લખેલું મટીરિયલ છે, તો અગર લખેલા મટીરિયલમાં ન દેખાય તો એ લોકોના બાયોડેટામાંથી કોપી કરી લેજો ને સેમ લાઈન। હવે એ બધું બાયોડેટા ખોલવામાં બહુ ટાઈમ જાય છે. પણ હવે એ લોકોએ મને એટલું જ આપ્યું છે। પીપીટી ખોલવી પડે. હા, તો જોઈ લો ને, બે લાઈન જ એમાંથી લેવાની છે, એ સેમ જે લખેલું છે એમાંથી બે લાઈન લઈ લો ને પ્લીઝ। હા ટાઈમ લાગશે, હું થોડું હજી જમવા પછી. હા હા, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે 1-1.5 કલાક પછી આપી દો ને મને, 3 વાગ્યા સુધી ચાલશે। હા, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। ગુસ્સે ને પછી ગુસ્સો આવતો એને સમજો તો ગોદડી ક્યાં છે એની? પાથરી દો ને એ। હા એને પોતાની નોકરી લાવી દે પાથરી દે લાગે અને એનો વધારે દે પંખો બંધ કરો એટલે એ સુઈ જાય દેખો બધાને સોફો જોઈએ તો કેમ હાલે એને સોફો જોઈએ તમને સોફો જોઈએ પાથરા અને ઉઠાડી દે એને તમારે જ ન હરખું હા હવે એને ગોદડીમાં નાખતું એ એમ જ થાય આડો હોઈ જાય અને હવે તું ગોદડીમાં કરે હા હા, ગુસ્સો કેવો આવે જોયું, પકડ્યો તો બોલની ઉપર પગ દબાવી રાખ આમ ધકેલ હા એમ ધકેલ હજી ધકેલ ચાદર ઓઢે બસ હવે હોઈ જાય જોજો કોઈ બોલનાર। એની જગ્યામાં તમે બધો હોઈ જાઓ પછી કેમ હાલે મારા દીકરાને ગુસ્સો આવે ને દીકરું
इसमें डायरेक्ट है स्विंग के मालिक को। First of all, since it is a hotel, it has must have rooms for the हाँ staying ओके purpose. So they have to first into there are two modules into it, vacant or full. Means the hotels are vacant. So according to that, the customer all the people will select according to that. Then ओके in staff, जस्ट 1 मिनट आपने हॉट रूम्स के 2 मॉड्यूल्स बताए बराबर है वेकेंट। yes sir, बट वो बेटा वो हम लोगों का एक ही रूम्स वाला मॉड्यूल आएगा ना उसके अंदर दिस गोइंग टू बी अ कंडीशन वेदर द रूम इज फ्री और conditions. या वो मॉड्यूल नहीं आएंगे राइट। Okay sir. हाँ ओके नेक्स्ट Then staff in staff, sir, there are three modules: housekeeping and ओके number of waiters and the chefs, which are ओके there in the yes. And हाँ then in dining means related to food purposes, there are two conditions: the veg and non-veg. ओके According to that, they will select. And if there must be an event of marriage or any event of meetings and all that, so there are different conditions according to they will choose it for their purpose. And हाँ different level of managers, hierarchical managers located or situated in this in the star sorry hotel. हाँ And the many hotels are getting offers regarding to this, so they will give the offers to the customers and accordingly they will choose it. ओके। अब आपने अगर सबसे मेन फर्स्ट अगर उसमें ऑप्शन देखा रहेगा तो वो मेन वाला जो पार्ट है वो हम लोग सिलेक्ट करना भूल गए। दैट इज फर्स्ट अगर आप देखेंगे कैन यू सी वर्ल्ड ऑफ हयात। सो उसके अंदर दे हैव प्रोवाइडेड आई मीन दे हैव सो मेनी ब्रांचेस। Yeah sir, हाँ सो स्टार्ट सबसे मेन मॉड्यूल स्टार्ट ही कहाँ से होगा दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस। देन उसके अंदर देन मॉड्यूल डिवीजन आएगा कि सपोज वी हैव मेन ब्रांच जो आएगा वो आपका होटल वाला मेन मॉड्यूल जो आएगा वो होटल वाला आएगा मेन होटल्स वाला। सो उसके अंदर हम लोग सपोज मैं बोलता हूँ कि ओके वी हैव होटल इन इंडिया यूएस और सम अदर यूरोपियन कंट्री और इन चाइना। देन उसके बाद आपने जो मॉड्यूल बोले वो डिवाइड होंगे बिकॉज कल्चर टू कल्चर वहाँ पे जो शेफ रहेंगे जो फूड पैटर्न रहेगा जो रूम्स रहेंगे वो सब कुछ वहाँ पे वो वहाँ के कल्चर वहाँ के लोगों के टेस्ट के हिसाब से डिवाइड होगा। ओके सो सबसे मेन मॉड्यूल ये आएगा उसके अंदर बाकी के सारे सब मॉड्यूल्स आएंगे। सो रिमेंबर जैसे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बोला था लेक्चर में कि हर एक जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से अलग होता है। तो कॉलेज के जो मॉड्यूल हम लोगों ने डिवाइड किए इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस होटल मॉड्यूल। तो इसके अंदर आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स रहेंगे जो आपस में वापस कनेक्टेड रहेंगे। लाइक वी जैसे रितिका ने बोला कि वी हैव शेफ मॉड्यूल तो उस शेफ के अंदर अगेन वी माइट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेफ्स और उसमें भी कोई एक ऐसे रहेंगे कि जो नॉनवेज फूड्स में अगर पॉपुलर है। देन डाइनिंग में भी हम लोग के पास जब अगर नॉनवेज डाइनिंग एरिया है तो वहाँ पे विल बी सिलेक्टिंग शेफ्स फ्रॉम दैट नॉनवेज वाला पार्ट। सो अगेन शेफ वाला एंड डाइनिंग एरिया वाला जो पार्ट है ये दोनों इंटरकनेक्ट होंगे लेटर। सेम वे अगर कोई पार्टी या कुछ है तो उसमें भी आपको कौन से टाइप के फूड्स का रिक्वायरमेंट हो तो अगेन वहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया कनेक्ट होगा एंड प्लस शेफ वाला एरिया मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट होगा। तो दैट मीन्स आपके मॉड्यूल्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो वो इंटर sir, how to eliminate modules and conditions into it? वो हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने लोग फिलहाल आई मीन हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कितने अलग अलग टाइप के यूजर्स रिक्वायर्ड है। रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू इंटरैक्ट विथ योर सॉफ्टवेयर उतने वे में हम लोग मॉड्यूल डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले सपोज अगर कोई एक लोग जो आएंगे वो सबसे पहले अगर रूम बुकिंग के लिए आ रहे हैं तो मेरा एक जो मॉड्यूल बनेगा वो किसके लिए बनेगा बुकिंग मॉड्यूल बनेगा। सो इन बुकिंग मॉड्यूल आई विल सब डिवाइडेड इनटू रूम्स बुकिंग और फॉर पार्टी बुकिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये वे में बुकिंग होगा फॉर कोई इवेंट्स के लिए हम लोग बुक कर रहे हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो बुकिंग के अंदर ही हम लोग का सपोज डाइनिंग वाला भी आएगा। देन उसके अंदर वापस वो सब डिवाइड होगा। ठीक है सो कितने टाइप के यूजर्स इंटरेक्ट करने वाले हैं
उसके बेस के ऊपर हम लोग मॉड्यूल डिवीजन कर सकते हैं। तो होटल वाला अगर मेरा वेबसाइट है तो होटल में कौन कौन इंटरेक्ट करेगा, होटल स्टाफ और गेस्ट, बराबर है। और वो गेस्ट जो है दे माइट विजिट फॉर जस्ट फॉर अ डाइनिंग पर्पस या फिर स्टेइंग पर्पस के लिए आ सकता है। सो ये वे में उसके डिविजन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। देन उसके अंदर और वापस बहुत सारे सब मॉड्यूल्स आएंगे। सो रिमेंबर मॉड्यूल डिवीजन हमेशा कितने टाइप के यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं उसके बेस के ऊपर मॉड्यूल डिवीजन होगा। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट इसी के लिए बताया क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली ये समझ में नहीं आता है कि मॉड्यूल डिवीजन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। सो अगर आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट या वेबसाइट देखोगे तो उससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कॉलेज वेबसाइट से वो कैसा अलग है। सो आप एक रैंडम आइडिया भी अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लेक्चर में अगर पॉसिबल नहीं है इट्स फाइन, आप नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हम लोग तब तक एटलीस्ट प्रिपेयर अ बेसिक आइडिया जो आप मुझे हम लोगों का जो ये क्लासरूम है वहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राई टू शेयर एक पेपर पे बिकॉज ओके और किसी ने बनाया और किसी ने मॉड्यूल डिवीजन किया है, एक स्टूडेंट के पास से ही मुझे आंसर मिला। एनीवन एल्स? Hello, sir. हाँ, Sir, यस। sign in, sign up is also a module on this website. नहीं, वो मॉड्यूल नहीं रहेगा बेटा, वो हम लोगों का एक जस्ट ऑप्शन रहेगा ना। कॉलेज वेबसाइट अगर मैं बोलता हूँ तो कॉलेज वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट भी साइन इन करेगा, प्रोफेसर भी साइन इन करेगा। तो कौन से टाइप के यूजर्स साइन इन करने वाले हैं उसके बेस के ऊपर आप मॉड्यूल डिवीजन करोगे। एंड वो मॉड्यूल के अंदर ये साइन इन साइन आउट आर गोइंग टू बी फंक्शंस, नॉट अ मॉड्यूल। साइन इन साइन आउट फंक्शंस है ना, वो मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, याद रखो ये। Okay, sir. सो कैसे मॉड्यूल डिवीजन किया आपने बताओ आशीष? Yes, sir. Sir, पहले तो मतलब there is a one module first, the main module, हाँ where everything is inside the website, like the detail, the there is a one module with book now. हाँ, Book now is also module, so it's concern. बुकिंग And मॉड्यूल then आएगा, बुक नाउ explore our नहीं, hotel is also mod. हाँ बुकिंग मॉड्यूल हम लोग उसको बोलेंगे ना, बुक नाउ नहीं। Yes, sir. Booking module. फिर explore our hotel is also a module. फिर show more is also a module. फिर then uh, then safety first, willing always. These all the information in the website is also a module because नहीं if you बेटा, if you वो want to मॉड्यूल्स know नहीं more है। about एक सेकेंड, वो मॉड्यूल्स नहीं है, दे आर जस्ट सम नोटिफिकेशंस जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी सेफ्टी नाउ में आपको सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ना, वहां पे कोई यूजर इंटरेक्ट थोड़ी कर रहा है। कोई एक अलग टाइप का यूजर है क्या जो लॉग इन कर रहा है वहां पे कुछ काम कर रहा है, नहीं ना, वो सिर्फ एक मैसेज आ रहा है। वो आपका प्रोजेक्ट का एक पार्ट नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ सिंपल सा एक मैसेज आप डिस्प्ले कर रहे हो। मैंने क्या बोला, मॉड्यूल का मतलब क्या है, आप अपने सॉफ्टवेयर को अगर डिवाइड करना है तो कितने टाइप में डिवाइड करेंगे ये आपको मॉड्यूल से पता चलेगा। सो अगर आपके प्रोजेक्ट में, जैसे हम लोगों ने कॉलेज प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर देखा तो उसके अंदर हम लोगों ने मेनली 4 मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई किए। मतलब स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, प्रोफेसर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट स्टाफ इंटरेक्ट कर सकते हैं और प्रिंसिपल इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर का ओवरऑल 4 पार्ट हो गया कॉलेज सॉफ्टवेयर में। तो अभी होटल वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें कितने लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से उसके डिवीजन होंगे। बाकी के जो लॉग इन साइन आउट ये वो जो है वो सारे उसके फंक्शंस है जो ये मॉड्यूल में यूजर साइन इन करके ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो वेबसाइट पे या वो सॉफ्टवेयर के ऊपर। दोज आर द फंक्शंस, Sir, दोज आर नॉट मॉड्यूल्स। sir, as you told, there are many branches of this hotel. हाँ So, we can make module as in language. नहीं, लैंग्वेज मॉड्यूल नहीं होगा, वो आपका एक फंक्शन आ सकता है। लाइक वी कैन प्रोवाइड अ डिफरेंट फंक्शन कि ओके ट्रांसलेटर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और वो सिंपली हर एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता है। आपने देखा नहीं है कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स इंग्लिश Yes, sir. कर So it सकते will हैं, come in. मराठी। It will come in which module? वो आपका जो होटल वाला जो मेन मॉड्यूल है उसके अंदर ट्रांसलेटर इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन देयर। Okay, it is a function. Okay, sir. हाँ
वो मॉड्यूल नहीं आएगा। यस। और कोई है? जब वेबसाइट्स अगर हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं तो उसको देख के डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होता ही है, बट रियल लाइफ में जब अगर हम लोग क्लाइंट के साथ डील करने जाते हैं ना, तो क्लाइंट आपको ऐसे ही कुछ बताएगा। उसको पता नहीं है कि मेरे होटल जो है उसके लिए मेरे को कैसा वेबसाइट रिक्वायर्ड है। तो वो लोगों को आइडिया कैसे आता है कि हम लोगों को भी वेबसाइट चाहिए? दे विल जस्ट गो इन सम होटल्स, कोई ऐसे बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, एंड दे विल सी कि ओके उनका ऐसा वेबसाइट है, उनका ऐसा वेबसाइट है, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। बट दे माइट पॉसिबल कि उनका सिर्फ 3 स्टार होटल है और ये 5 स्टार होटल है, तो उसमें फंक्शंस बहुत सारे चेंज होंगे, लेकिन वो जब देने के टाइम पे रिक्वायरमेंट आपको कैसा देगा, वो ऐसा देगा। सो अब उसने जो जैसे अगर मैंने आपको जो वेबसाइट बताया वो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोकेशंस पे प्रेजेंट है, और आप जिसके लिए वेबसाइट बनाने वाले हो या आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाने वाले हो वो सिर्फ विरार में, भाईंदर में ही है, उसका एक ही ब्रांच है, एक ब्रांच नहीं, एक ही होटल उधर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्लाइंट आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसने आपको रिक्वायरमेंट क्या बोला कि ऐसा एक वेबसाइट मुझे चाहिए। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो होटल का वेबसाइट जो है ना, वो रियल वेबसाइट सारे फंक्शंस के साथ में अगर आप देखेंगे तो होटल को कॉस्टिंग इसका कम से कम 60 to 70 lakhs या उससे भी ज़्यादा होगा, पूरा डेटाबेस हैंडलिंग उसके साथ में। और एक भाईंदर में होटल है, उसके लिए अगर आप बनाने वाले हो, या विरार में होटल है, या मुंबई के बाहर कहीं पे तो होटल है कोई गाँव खेड़े में, तो वहां पे उसके लिए आप वेबसाइट बनाने वाले हो और वो आपको बता रहा है कि ऐसा होटल उसको, ऐसा वेबसाइट उसको चाहिए, तो आपको उसको ये नहीं पता है कि उसमें कैसे फंक्शंस कैसा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये कैसा दिख रहा है सामने से वैसा उसको बना के बताना है, लेकिन लिमिट करना है उसके बजट के हिसाब से। तो ये 70 लाख का वेबसाइट है और उसका बजट होगा 2 लाख का। समझ में आ रहा है? तो आपको वो 70 लाख का जो वेबसाइट है उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 लाख में फिट करके देना है या 5 लाख में फिट करके देना है। इतना डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस कैसा होगा? सर ई पेमेंट्स, हाँ, ई पेमेंट्स तो आज के टाइम पे सबसे सिंपल है। आप पेमेंट गेटवेज डायरेक्टली आपको अवेलेबल रहते हैं, जिसको आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट के साथ में। उसमें हम लोगों का कोई कोडिंग नहीं आता है, और वैसे भी पेमेंट गेटवे वाले आपको हेल्प करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल पे दोगे, गूगल पे मतलब एक QR कोड का फोटो डाल दो उधर, सो उसमें तो आपको कोडिंग आता ही नहीं है ज़्यादा, और एक दो ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन दे दो वहाँ पे। हेलो सर। यस बोलो। सर वो आपने बोला जब इस 70 लाख और फिर बाद में 2 लाख, तो मतलब सर वो फीचर कम करके देना पड़ेगा ना मतलब? देखो अब जैसे मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर किया तो आपको देख के लगा ना बहुत बड़ा वेबसाइट है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। क्लाइंट जो देखता है ना, तो क्लाइंट भी वो ऊपर ऊपर से उसके फंक्शंस देखता है, बैकएंड में कितना प्रोसेस है, कैसा डेवलप किया, वो उसको नहीं पता है। और उतना बड़ा वेबसाइट उतने फंक्शंस के साथ में उसको लगेगा कि नहीं, वो भी नहीं पता है, बिकॉज एक बहुत ग्रैंड लेवल का होटल है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, उनका क्लब भी हो सकता है, सपोज उनका मेंबरशिप भी हो सकता है, और इसका एक ही होटल है जहाँ पे कोई क्लब कोई मेंबरशिप नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अलग अलग लेवल पे अलग अलग वे का इंटीरियर चल रहा है, जिसका अलग से वापस उनका वो अलग लाइक ऑन डिमांड दे माइट प्रोवाइड यू द बेस्ट इंटीरियर वाला कोई रूम्स या ऐसा कुछ हो सकता है जो क्लाइंट के चॉइस के बेस के ऊपर हो सकता है। सो अब बैकएंड में उन्होंने क्लाइंट डेटा कैसे प्रोवाइड किया है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। सो क्लाइंट ने आपको क्या बोला, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो आपको ये समझना है कि क्लाइंट ये नहीं बोल रहा है कि उस पर जो जो फंक्शन है सारे दो, क्योंकि वो सारे फंक्शन क्लाइंट ने खुद ने नहीं देखे और उसको पता भी नहीं है कि उसके होटल के लिए ऐसा कुछ होगा। उसने सिर्फ देखा है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो सेम आपको लोकल लेवल पे कम से कम मिनिमम कॉस्ट में उसको बना के देना है, जहां पे ही फील्स लाइक कि ओके वैसा जो वेबसाइट है वैसा ही कुछ चीजें हम लोगों ने अपने लोकल होटल के लिए ऐड किया है। सो वो कंप्राइज वो रिक्वायरमेंट को, इतने बड़े रिक्वायरमेंट को 70 लाख के रिक्वायरमेंट को 5 लाख तक कंप्रेस करना आपको आना चाहिए। और वो आपको कब आएगा, जब आप कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट देख के, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो वेबसाइट है वैसा ही कोई एक प्रोजेक्ट आपको अपने फाइनल ईयर के लिए बनाना है, सो आप क्या बोलोगे कि वो 70 लाख का वेबसाइट है जिसके ऊपर इतने सारे डेवलपर्स रहेंगे, वो सबने मिलके जब इतना बड़ा वेबसाइट बनाया, मैं TY के लिए कैसे बना सकता हूँ।
सो वही आपको देखना है कि आप कैसे चीज़ों को कंप्रेस करके एक स्पेसिफिक छोटे रिक्वायरमेंट के लिए भी आप दे सकते हो क्या। क्लाइंट्स कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा इतना ही रिक्वायरमेंट है, या मैंने गूगल फॉर्म दिया वो भर दिया उसने और बोलेगा कि हाँ इतना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट के पास अब जब जाते हो ना तो वो डायरेक्टली ऐसा कुछ आपको बताता है, बिकॉज वो टेक्निकल नहीं है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ बनाने का कॉस्टिंग कितना आ सकता है, बैकएंड में किस पे कितना मेहनत होता है, उसको नहीं पता है। तो वो इंस्पायर कैसे होते हैं, वो ऐसे ही कोई बड़े बड़े वेबसाइट्स या प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उससे वो इंस्पायर होके आपके पास आता है। लेकिन जो बड़े वेबसाइट्स या प्रोजेक्ट्स देखते हैं उसमें जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना उनका कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता है। तो आपको वो उनके रिक्वायरमेंट समझ के उनके कॉस्टिंग के हिसाब से अगर कुछ बना के देना है तो सबसे पहले आपको भी समझ में आना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या चीज़ एग्जैक्टली अपने लेवल पे बना सकते हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हैं, और क्या चीज़ आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मॉड्यूल डिवीजन आना चाहिए आपको। सो वो जब आप डिटेल में उसको देखोगे, समझोगे और स्टडी करोगे ना, तभी पता चलेगा। और उसके लिए एटलीस्ट आपको उसके ऊपर लॉगिन करके 4-5 टाइम तो वो पूरा वेबसाइट ब्राउज करना पड़ेगा, उस पर क्या फंक्शंस है वो चेक करने पड़ेंगे। अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पे आगे और कुछ पॉसिबल नहीं होगा। सो एटलीस्ट वर्क करो उस पर, जाके फोकस करो उस पर। यस, एनीवन जिनको कोई डाउट्स है ऐसे, और आपके एसई के प्रैक्टिकल्स चालू हुए? Yes, sir. हाँ, डायग्राम्स बनना चालू हुआ तो आप देखो कि वहां पे हम लोगों को कोई ना कोई एक आधा कंडीशन मिलता है जिसके बेस के ऊपर आप डायग्राम्स बनाते हो। Sir, ma'am had given project to us, so we are ओके working on that only. ओके, लाइक विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट? Ma'am had told you can select any app. We have to build a software, and हाँ, according to that, she will format tomorrow, and we have to make according designs according to that format. ओके। सो आप लोग, जैसे मैंने आज आपको कॉलेज वाला बताया या फिर होटल वाला बताया, ऐसे कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो तो आपका दोनों काम हो जाएगा। आपको ये प्रोजेक्ट, Yes, sir. That's why we are asking about the softwares and applications on it. हाँ हाँ, ओके। सो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मॉड्यूल डिवीजन आना चाहिए। लॉगिन साइन अप साइन आउट, ये कोई मॉड्यूल्स नहीं होते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो जस्ट गो एंड गूगल what we mean by module is a part of your software. Login and sign up is a feature, a simple, a very small function of your complete software. तो आप देखोगे अगर आप लॉगिन एंड साइन अप को अगर मॉड्यूल कंसिडर करेंगे तो अगर मेरे पास स्टूडेंट है वो भी लॉगिन साइन अप कर रहा है, प्रोफेसर है वो भी लॉगिन साइन अप कर रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट है वो भी लॉगिन साइन अप कर रहा है, तो हर कोई अगर लॉगिन साइन अप कर रहा है तो मेरे पास कितने मॉड्यूल हो गए? वो मॉड्यूल नहीं है, दोज आर फीचर्स। सो कितने टाइप ऑफ यूजर्स इंटरेक्ट करेंगे वो सबसे पहले आना चाहिए, और वो आपको ऐसे लाइव वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट्स जब आप डिटेल में देखोगे कितने टाइप के लोग वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट्स या कस्टमर्स नहीं आएंगे ना, यहाँ पे इट माइट पॉसिबल कि इनके साथ में अलग से एक सप्लायर मॉड्यूल भी रहेगा जो किसी ने नहीं बोला, मैं वो वेट कर रहा था। इतना बड़ा अगर होटल चल रहा है तो सबसे बड़ा जो मॉड्यूल रहेगा वो सप्लायर रहेगा जिसके अंदर 10 सब मॉड्यूल्स मिनिमम आएंगे। नाउ टेल मी कौन से सप्लायर में सब मॉड्यूल्स आ सकते हैं? इतना बड़ा अगर होटल है तो अलग अलग सप्लायर्स रहेंगे। एक जो उनको जो बेडशीट्स या बेड या ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे इंटीरियर वाले हो सकते हैं, थर्ड जो फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं डाइनिंग एरिया में उसके लिए अलग से सप्लायर्स कोई हो सकते हैं, देन जो सीसीटीवी या कोई सिक्योरिटी है उसके लिए हो सकते हैं, राइट। सो वी हैव मल्टीपल सप्लायर्स हियर, और वो सप्लायर्स आके डायरेक्टली डील नहीं करेंगे, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स जो है अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर उनके होटल्स है तो वो हर एक जगह से जो रिक्वायरमेंट्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे वो अपलोड करेंगे ना सप्लायर मॉड्यूल को, वो डायरेक्टली ऑनलाइन देंगे कि हाँ यहाँ पे इतने बेडशीट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे इतने पिलो की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से एक फाइनल जो लिस्ट बनेगा उसको कोई ना कोई एक सप्लायर को हैंड ओवर किया जाएगा जो उनको सप्लाई करेगा ऑन टाइम। सो वो किसी ने याद ही नहीं किया, राइट। And sir, groceries also. हाँ, अरे ग्रोसरीज मतलब वो सप्लायर ही आ गया ना जो ग्रोसरीज सप्लाई करेगा, सप्लायर मॉड्यूल Yes, का sir. I'm talking about the sub modules. हाँ, तो वो सब मॉड्यूल एक जो होगा आपका ग्रोसरी वाला होगा। देन दूसरा मॉड्यूल कौन सा हो सकता है? जैसे अगर बार है उसमें तो हम लोग के जो
अल्कोहल सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वन मॉड्यूल हो गया, सब मॉड्यूल हो गया। तो वो ग्रोसरीज एंड सपोज हम लोग सबको ई टेबल्स में कंसिडर करते हैं, तो ई टेबल सप्लाई करने वाला एक सब मॉड्यूल हो गया। नॉन ई टेबल के अंदर वापस हम लोग के बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, या लाइक एक फर्नीचर सप्लायर हो गया, एक इंटीरियर के लिए हो गया, देन हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का एक हो गया। तो हम लोग के अलग अलग कनेक्शंस रहेंगे ये सब के साथ में। सर इलेक्ट्रिसिटी करेगा सर? या क्या क्या? इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी, हाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या बोल रहे हो रोहित? इलेक्ट्रिसिटी का नहीं सर, मतलब वो इलेक्ट्रिक वाला भी रहेगा ना, मतलब उसमें भी वो भी मॉड्यूल होगा ना, मतलब वो भी सब मॉड्यूल होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक फोन है, देन जो स्मार्ट टीवीज हम लोग यूज करेंगे, बाकी के जो चीजें हैं वो। सो ट्राई करो ये वे में डिजाइन करने का। अपने नोट्स पे जाते हैं और वहां से सर्टेन चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके so I hope you can see this PDF document. Yes, सबको visible है PDF document? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक पढ़ा था, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर मतलब मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड, अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल कोड विच सर्व्स सम कंप्यूटेशनल पर्पस। बट सॉफ्टवेयर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स। सो एक सॉफ्टवेयर के अंदर वी माइट हैव 2000 3000 प्रोग्राम्स और मोर देन दैट, बराबर है, वो आएगा यहाँ पे। सो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, सो वी हैव सो मैनी सच एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ दिस मैनी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर। सो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स अ सॉफ्टवेयर, सिंपल वे में हम लोग ये बोल सकते हैं। या कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड जिसमें लाइब्रेरीज एसोसिएटेड रहेगा। लाइब्रेरी मतलब आपने C++ या C प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो तो इंक्लूड iostream.h, conio.h, ऐसे लाइब्रेरीज हम लोग ऐड करते हैं। वो लाइब्रेरी फाइल्स है, मतलब अगर मैं सी आउट, सीन, प्रिंटफ, प्रिंट आउट, प्रिंटफ, स्कैनफ अगर कुछ लिखता हूँ तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में दिया रहता है। तो ऐसे रेडी लाइब्रेरीज हम लोग के पास होते हैं हमेशा, तो वो लाइब्रेरीज भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे साथ में। ओके, देन इंजीनियरिंग आएगा। इंजीनियरिंग मतलब डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, उसके बाद में साइंटिफिक प्रिंसिपल बेसिस के ऊपर कि क्या चीज़ हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें फ्यूचर में जाके कितना ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, मतलब कितना ज़्यादा लोड आ सकता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, बेस्ट वे में हम लोग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, मार्केट में कोई रेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या फिर उसके ऑलरेडी कोई रेडी आप देखो कि अगर आपको अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है और आपके सीनियर्स के पास से अगर आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल जाए तो आप उसको कंबाइन करके अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको उसका कोड रीयूज करने आना चाहिए। सो अगर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से मैं अगर थोड़ा थोड़ा कोड अगर रीयूज कर रहा हूँ ना, तो वो तीनों रीयूज करके आपके प्रोजेक्ट में ढंग से फिट करना और उसके बाद में वो चलना भी चाहिए, दैट इज इंजीनियरिंग। ठीक है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हो वो 3 कोड कंबाइन करके चलाने के लिए और इतने सारे एरर्स आ रहे हैं, उतने वो एरर सॉल्व करने का जितना आपको टाइम लगा उतने टाइम में आपने मैन्युअली वो सारा कोड बना दिया रहता था। ठीक है, सो इसके लिए ये 2 चीज जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और उसके लिए यहाँ पे देखो आपको IEEE ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, सिस्टमेटिक मतलब SDLC, एक सिस्टमेटिक वे में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया रहेगा जिसको फॉलो करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए। डिसिप्लिन मतलब मैंने एक टाइम टेबल दिया है या मैंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है, उतने टाइमलाइन में ये चीज होना ही चाहिए, ये टीम को अगर मैंने ये चीज दिया है तो उतने टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिफाइबल अप्रोच होगा जहां पे हम लोग डिफाइन कर सके क्योंकि ये चीज इतने टाइम में बन ही सकता है और इतने लोग हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे जो ये चीज बना सकते हैं इतने टाइम में, है ना। और उसके बाद में मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सब होगा। तो ये आपको यहाँ पे बेसिक थियरी दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना।
यहाँ से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन चालू होता है। सो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद में अभी वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद आवर सब्जेक्ट। तो अभी तक मैंने 2 लेक्चर में जो भी कुछ बड़बड़ किया है ना, वो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और अभी हम लोग क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाई डू वी रिक्वायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, या तो आपको बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि इतना बड़ा जो होटल है उसका वेबसाइट मैंने आपको बताया, और मैंने आपको क्या बोला कि यू वांट टू डिसाइड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड। आप देखो कि हम लोग मॉड्यूल ही डिसाइड नहीं कर पाए, तो बनाना तो दूर की बात है। मतलब आपको ऑन पेपर खाली मॉड्यूल बताने थे कि हाँ कितने मॉड्यूल्स आ सकते हैं, कितने पार्ट्स हो सकते हैं ये सॉफ्टवेयर के। तो अभी इतने बड़े सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और आपका क्लाइंट जो है जिसको छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, वो आपके पास ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लेके आएगा कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर मुझे अपने कंपनी के लिए भी बनाना है, लेकिन उसके बजट के अंदर। तो वो टाइम पे इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स आपको इजीली समझ में सबसे पहले तो आने चाहिए, वो समझेंगे तब तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने का सोचेंगे। सो लार्ज सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका एग्जिस्टिंग कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर उसको नए जैसे उसका वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, अब वो वेबसाइट स्पेसिफिक उसको मोबाइल ऐप बनाना है, प्लस वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों को क्लाउड सपोर्ट देना है जो पहले नहीं था। सो क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकली वापस कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपका ऐप जो बनेगा वो क्लाउड फ्रेंडली बनेगा। क्लाउड सपोर्ट। हाँ, क्लाउड सपोर्ट। सो क्लाउड सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आपका वेबसाइट पे जो डेटाबेस है वो अभी आपको क्लाउड पे डालना है, मतलब डेटाबेस उसको निकाल देना है, जो उसके फिजिकल सर्वर्स है वहां से सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे जाएगा। तो आप देखो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग स्केल कर रहे हैं, मतलब पहले जो यहाँ पे हम लोग फिजिकल सर्वर्स चला रहे थे उसके जगह पे अभी हम लोग ये सारा काम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में करेंगे। और सेम वे मोबाइल ऐप भी वापस कनेक्शन में आना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्केलेबिलिटी। तो अगर मैंने कोई एक लैंग्वेज यूज किया है, जैसे जावा है, डॉटनेट के कोई लैंग्वेजेस है, पीएचपी है, जो ऑलरेडी स्केलेबल है, मतलब जो ऑलरेडी मुझे हेल्प करता है, जैसे कि ये टेक्नोलॉजीज या ये जो लैंग्वेजेस है ना, इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि आधा अगर मेरा सॉफ्टवेयर अगर डॉटनेट में बना है तो उसके आगे मैं आधा सॉफ्टवेयर मेरा जावा में ऐड कर सकता हूँ, सम लेटेस्ट फीचर्स, या इट माइट पॉसिबल कि मेरे सर्टेन फीचर्स जो जावा में बने उसके आगे सर्टेन फीचर्स में पाइथन में बना के उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि आज आपके पास जो डेवलपर्स है वो सारे जावा डेवलपर्स है, सबको जावा बहुत अच्छी से आता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डेवलप्ड योर सॉफ्टवेयर इन जावा। बट इन फ्यूचर आफ्टर 3-4-5 years जो पहले आपके डेवलपर्स थे वो आपका कंपनी छोड़ के कोई दूसरे साइड पे स्विच कर दिया उन्होंने, तो अभी आपके पास जो डेवलपर्स आए वो सारे पाइथन से ज्यादा कंफर्टेबल है, और वो पाइथन में ही आपके करंटली जो क्लाइंट के पास से प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं वो भी पाइथन में बना रहे हैं। तो अभी वापस अगर कोई एक एग्जिस्टिंग पहले बनाया हुआ सॉफ्टवेयर को अगर कोई स्केल करने का रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट दे रहा है, तो हम लोगों को जावा नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर स्क्रैच से वापस बनाएंगे और उसके आगे उसके जो नए रिक्वायरमेंट्स है वो डेवलप करना चालू करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये क्लाइंट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ना आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट जो लैंग्वेज में बना है वो ठीक है, वो लैंग्वेज अगर आपको आता है तो उसमें आप आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐड करो, नहीं आता है तो आप जो टेक्नोलॉजी में चीजें डेवलप करने वाले हो उसको उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो सीखो। मतलब आप पाइथन में डेवलप करोगे तो पाइथन को जावा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले ये सीख लो, ये बेस्ट चीज होगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, आप कॉस्टिंग भी कम कर सकते हैं। अब देखो बहुत बार ऐसे होता है कि फेस रिकग्निशन कुछ सिस्टम्स आपको डालने हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम्स डालने हैं, अब ये ऑलरेडी मुझे पाइथन या जावा में बहुत इजीली मिल जाएंगे। मैं अपना सॉफ्टवेयर जो बना रहा हूँ वो डॉटनेट में मैं बना रहा हूँ, तो अभी अगर मुझे पाइथन में उसका पूरा एल्गोरिदम पूरा कोड मिल गया है, तो अब मैं अगर डॉटनेट में बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करूंगा डॉटनेट के अंदर। ये कोई हिंदी टू मराठी नहीं करना है या मराठी टू इंग्लिश नहीं करना है कि हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसका ट्रांसलेशन देख के हम लोग लिख देंगे। वो लैंग्वेज जैसा यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे लाइब्रेरी सब कुछ चेंज होगा डॉटनेट और जावा में। तो वो टाइम पे कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो वो टाइम पे आपको कॉस्ट भी बचाना है और वो सॉफ्टवेयर को स्केलेबिलिटी भी ऐड करना है। तो वो टाइम पे आपको आना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज के साथ में दूसरा लैंग्वेज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वो रेडी कोड आप एज इट इज़ यूज़ कर सको अपने प्रोजेक्ट में विदाउट एनी मोर कन्फ्यूजन।
इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंजीनियरिंग. एंड डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर मतलब आप जब कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो टाइम टू टाइम वो क्या होता है, वो बढ़ते जाता है, उसके अंदर वर्क बढ़ते जाता है, उसका डेटाबेस का साइज बढ़ते जाता है, जो यूजर्स उस पर काम कर रहे हैं वो नंबर ऑफ यूजर्स टाइम टू टाइम बढ़ते जाएंगे. सो उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, न्यू एनहांसमेंट नीड्स टू बी डन इन एग्जिस्टिंग वन. हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आना चाहिए. तभी तो द पीपल हु आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर विल गेट एनकरेज्ड कि हाँ हम लोग भी ये यूज करें. Okay, now what are the essential attributes of a good software? सबसे पहले तो अच्छे से मेंटेन करो. आप देखो कि आप मोबाइल ऐप्स भी अगर कोई यूज करता है ना तो बहुत टाइमली बेस पे आपको उसके अपडेट्स आते रहते हैं. हर 2-3 दिन में आपको अपने मोबाइल में जितने भी ऐप्स है उसके एक दो अपडेट्स कोई ना कोई आपके मिलते ही रहेंगे. वो अपडेट्स चालू ही रहते हैं. इसका मतलब क्या है, मेंटेनेबिलिटी. मतलब आपने वो मोबाइल ऐप यूज करते हुए आपने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, बट इट माइट पॉसिबल कि कोई दूसरा, सपोज 1000 पीपल आर यूजिंग वन मोबाइल एप्लीकेशन. अब वो 1000 में से सिर्फ 100 लोगों को कोई ना कोई एक एरर या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू अपडेट करेंगे उसको, वो प्रॉब्लम फिक्स करके, सो दैट बाकी के जो 900 को अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आया वो फ्यूचर में भी ना आए. दैट्स व्हाट वी मीन बाय मेंटेनेबिलिटी. देन कम्स डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बेस के ऊपर आप बोलोगे कि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं है. सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, आप कितना भरोसा कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सडनली फेल हो जाए आपका सॉफ्टवेयर, चलना बंद हो गया, आज हैंग हो गया, कल अटक गया, आपने जो बैकअप लिया था वो चले गया. ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है. तो रिलायबल होना चाहिए कि आप उस पर भरोसा करो, कहीं से भी वो इजीली एक्सेस हो पाए. और गलती से अगर वो कभी हैंग होता है, फेल भी होता है, तो आप जो काम कर रहे थे, आपका जो डेटा था वो बहुत इजीली आप रिकवर कर पाओ. दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी. देन कम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. बहुत सिंपल है ये. सो जैसे हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज जो है वो लिमिट होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, अगर फिजिकल डैमेज अगर होते हैं आपके सर्वर पे, सो आप देखो आज के टाइम पे हम लोग क्लाउड सपोर्ट इसी के लिए लेते हैं कि फिजिकल सर्वर्स आपको हैंडल ना करना पड़े. बिकॉज फिजिकल सर्वर्स अगर आप हैंडल करते हो तो 24/7 कोई ना कोई एक टेक्निकल पर्सन तो वहाँ पे बैठना ही चाहिए. 8 आवर्स का अगर हम लोग ड्यूटी पकड़ते हैं तो मिनिमम आपको 3 टेक्निकल लोग लगेंगे जो आपके सर्वर पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं. प्लस 24/7 365 आपका सर्वर ऑन है, तो कोई ना कोई फेलियर्स वहाँ पे आएंगे, कोई ना कोई न्यू हार्डवेयर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स आते हैं. प्लस उसको अगर आपको उसका कैपेसिटी अगर बढ़ाना है तो उसके अंदर वापस और हार्डवेयर और नए हार्ड डिस्क या रैम इन्वॉल्व करना पड़ेगा. देन आपको कुछ न्यू फीचर्स या फंक्शंस अगर प्रोवाइड करने हैं तो वो वाले न्यू सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है. एफिशिएंट या एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है, इट शुड बी एफिशिएंट. मतलब सबसे पहले तो क्विक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर अगर लेस देन 2 सेकेंड्स में अगर जो भी मैं इनपुट देता हूँ उसको प्रोसेस करके अगर आउटपुट दे रहा है, मतलब वो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है. हम लोग के एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है. 2 to 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स में अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपने जो इनपुट दिया है उसका प्रोसेस होके, देन अप टू द मार्क है, जो एक्सपेक्ट किया था उतना ही है. 6 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स के बीच में अगर उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स टाइम अगर आ रहा है, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, हम लोगों को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. एंड ग्रेटर देन 9 to 10 सेकेंड्स अगर लगता है आप जो भी कुछ देते हो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसको उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए, देन वो बहुत पुअर कंडीशन है, क्लाइंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो रिस्पॉन्स टाइम जितना आप बढ़ाओगे उतना प्रोसेसिंग टाइम आपको कम करना पड़ेगा और मेमोरी यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा होगा. एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला, आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है, रिस्पॉन्स टाइम आप कितना प्रॉपर बना रहे हैं, कितना यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, और प्लस उसके साथ में आपने जो लेगेसी है वो लेगेसी कितना फॉलो किया है ऑफ ओल्डर सॉफ्टवेयर्स. तो क्लाइंट के सारे यूजर्स के जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, रिक्वायरमेंट्स थे, वो सबसे पहले आपने फुलफिल किए न्यू सॉफ्टवेयर में. पुराने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, शॉर्टकट्स, उसके वो सारे आपने लेगेसी फॉलो किया है. देन थर्ड, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका एज पर द एक्सपेक्टेशन है 2 to 6 सेकेंड्स के बीच में.
प्लस उसके साथ प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर है, रिलायबल है आपका सॉफ्टवेयर। ये सारे फीचर्स अगर कंबाइन आएंगे तब जाके यूजर्स जो है वो आपका सॉफ्टवेयर इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आज मैं ये नहीं करा रहा हूँ, सर्टन चीज़ें डिस्कस किया है, सो आप वही प्रॉपरली याद रखो, ये बेटर रहेगा। आज अगर मैं वापस ये भी कंटिन्यू करूँगा तो खिचड़ी हो जाएगा सब। So we'll wait for 5 minutes, then I'll end this lecture. And if you have any doubts, you can ask me. We are done for the day.